हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आए। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस है जो मेरे बेस्ट फ्रेंड सुहानी के भाई के साथ हुआ था। वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। आगे मैं जो भी कहानी बताऊंगी वो सुहानी की पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगी। भाई हमेशा घर जल्दी आ जाया करते हैं, पर एक दिन उन्हें काम की वजह से कुछ ज़्यादा लेट हो गई थी। तकरीबन रात के 9 बज चुके थे और वो जिस रास्ते से घर लौट रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान इलाका था। वहाँ पर अभी अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुए थे, पर रोड एक्सपेंड हो चुकी थी क्योंकि उस रास्ते पर एक यूनिवर्सिटी आता था और उसका आसपास का एरिया काफ़ी घना जंगल था। भैया जैसे ही वो यूनिवर्सिटी को पास करते आगे आए, उन्होंने देखा रोड के साइड पर एक लड़की खड़ी है और लिफ्ट के लिए इशारा कर रही है। भैया तब थोड़ा लड़कियों से दूर ही रहा करते थे। उन्हें इतनी रात को एक लड़की को लिफ्ट देना ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो सोचे कि लड़की को पास करते आगे निकल जाएंगे। जैसे ही वो लड़की के पास से आगे निकलने लगे, वैसे ही वो लड़की उनके गाड़ी के सामने दौड़ के आ गई। इसीलिए मजबूरन भैया को ब्रेक लगाना पड़ा। वो लड़की फिर भैया से बोली, प्लीज़ मुझे सेक्टर 6 तक छोड़ दीजिए। वो जिस जगह तक बोल रही थी वो जगह हमारी घर के रास्ते में ही आता था। इसीलिए भैया ने सोचा ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, शायद अकेली लड़की है और इतनी सुनसान इलाका है, शायद कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर उन्होंने सोचा इतनी रात को ये लड़की यहाँ पर सुनसान इलाके पे खड़ी है, अगर कोई लुटेरी हुई तो तब उस इलाके में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती थी। इसीलिए पहले डर कर भैया ने मना किया, पर वो लड़की गुस्से से उन्हें घूरने लगी और बोली, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी। तब भैया को थोड़ा अटपटा लगा, ये लड़की ऐसे कैसे बात कर सकती है। फिर उन्होंने उसे लिफ्ट दी और सेक्टर 6 तक छोड़ने के लिए चले। सेक्टर 6 वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था और ये थोड़ा आबादी वाला इलाका था। यहाँ पर कुछ लोग रहना शुरू कर चुके थे, इसीलिए भैया ने वहाँ पर गाड़ी रुकाई और उसे उतरने के लिए बोले, पर वो लड़की साफ साफ मना कर दी कि मैं यहाँ पर नहीं उतरूँगी, तुम मुझे थोड़ी देर और छोड़ दो। ये सुन के भैया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। एक तो ऊपर से अनजान लड़की और उतरने के लिए भी मना कर रही है। भैया ने उसे लिफ्ट देने से मना किया, पर फिर भी वो जिद पे अड़ गई। इसीलिए भैया थोड़ी दूर आगे आ गए। हमारा घर सेक्टर 6 से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है और हमारे घर से पहले एक चौक आता है जहाँ पर मेरे भैया और उनके कुछ दोस्त चाय पाय पीते हैं। वहाँ पर उनके दोस्त भी थे। हमारा घर नज़दीक आ चुका था, पर वो लड़की अभी तक भैया की गाड़ी से नहीं उतरी थी। उस चौक के थोड़ी दूर पहले उस लड़की ने बोला भाई से कि मुझे यहीं पर उतार दो, इसलिए भैया ने उसे वहीं पर उतार दिया। जाते जाते वो लड़की बोली कि तुम काफ़ी अच्छे हो और तुम मुझे बहुत पसंद आए, इसीलिए हम फिर मिलेंगे। ये सुन के मेरे भाई ने उसे गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये बोल के वो अपने दोस्त के पास चले गए, क्योंकि वो जगह से वो चाय की टपरी थोड़ी ही दूर पर थी। उनके दोस्त ने जब मेरे भाई को अकेले में बात करते हुए देखे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि ये अकेले अकेले गाड़ी रुकवा कर इससे बड़बड़ाए क्यों जा रहा है। उन्होंने मेरे भाई से ये सारी बातें पूछना भी चाहा, पर मेरे भाई तब तक बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इसीलिए वो कुछ बिना बताए घर आ गए। घर आकर फ्रेश होके खाना खाया और सोने चले गए। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे भाई के रूम से बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, इसीलिए हम सब वहाँ देखने गए। हम सब ने देखा तो भाई की शरीर अजीब से अकड़ा हुआ था
और उनका मुंह जैसे नीला पड़ चुका था, जैसे उन्हें सांस ही नहीं आ रही हो। ये सब देख के हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी। इसीलिए हम सब ने उन्हें हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके गए। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुँचे, वो पूरा ठीक हो चुके थे, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। डॉक्टर ने उन्हें पूरा चेक किया। तकरीबन 2 घंटे तक हम सब हॉस्पिटल में रहे, पर अब तक भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम सब उन्हें घर वापस लेकर आ गए। डॉक्टर ने उन्हें कुछ नींद की इंजेक्शन्स लगाई थी, इसलिए भाई आराम से सो गए। सुबह सुबह जैसे हम लोगों ने उनके रूम में जाकर देखा, तो भाई की हालत एकदम ख़राब लग रही थी और वो अपने बेड से नीचे गिरे हुए थे। उनके सर, पैर और हाथ में काफ़ी ज़्यादा खरोंचें आ रखी थी। हम सब ने उन्हें कैसे तैसे उठाकर ऊपर सुलाया और उनके दोस्तों को कॉल किया। उनके दोस्तों के घर भी पास में ही थे, इसीलिए वो सब भी जल्दी घर आ गए। जैसे कि आपको पता है, हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मेरे पापा भी पुजारी थे। उन्होंने भाई के हाथ में और पैर में जो खरोंचें थी, उन सब चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा चुके थे कि शायद ये कोई दूसरी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मंदिर से भभूत लेके उनके सर पर भी रखा, पर फिर भी भाई की हालत ठीक नहीं हुई। अब तक भाई की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा और तेज़ बुखार था। ये सब चीज़ें देखकर उनका जो दोस्त उन्हें कल रात ऐसे बड़बड़ाते हुए देखा था, उसने मेरे बाबा को सारी बात बताई और उन्होंने खुद एक मौलवी के पास जाकर उन्हें बुलाकर लाया। जब वो मौलवी आए, तब मेरे भाई की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। उन्होंने मेरे भाई की हालत देखकर ये सारी चीज़ें पता लगा ली कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद मौलवी जी ने भाई के रूम में कुछ रिचुअल्स किए और उन्हें एक तावीज़ पहनाया। मेरे भाई की हालत तब तक थोड़ी सुधरने लगी थी। फिर मौलवी जी ने मम्मी पापा को सारी बात बताई। मेरे भाई को वो जो लड़की मिली थी और उनसे लिफ्ट मांगी थी, वो इंसान नहीं, एक आत्मा थी, जिसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म करके उसे वहीं मार फेंका था। वो लड़की अभी भी अपने कातिल को ढूंढ रही है और बदले की आग में जल रही है। ऐसे ही वो उसी रास्ते पर कई लोगों को लिफ्ट मांगती है। जो भी कोई उसकी तरफ बुरी नज़र करता है, वो उनको मार देती है। पर भाई की नीयत साफ थी, इसीलिए वो भाई की तरफ आकर्षित हो गई थी और उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। ये सब सुन के मेरे बाबा को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके गले में तो हमेशा अभिमंत्रित धागा रहता है, तो कोई आत्मा कैसे आ सकती है उसके ऊपर? जी, मैंने बताया था, हमारा ब्राह्मण फैमिली है और हमारे फैमिली में हर पुरुष अपने गले में अभिमंत्रित धागा पहनते हैं, जिसे उन्हें तभी बदलना पड़ता है जब कोई शुद्धि क्रिया होती है या कोई अस्विच काम पर। ये सुन के मौलवी जी ने बताया कि जब भाई घर आ रहे थे, उससे पहले वो रास्ते में जाने वाले एक शव यात्रा के कुछ लोगों को छू लिए थे, इसीलिए उनके अभिमंत्रित धागा अस्वच्छ छोड़ चुका था, इसीलिए वो आत्मा उनके पास आ पाई। ये सब सुन के मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे, पर अब सब ठीक हो चुका था और मेरे भाई भी ठीक हो चुके थे। इस घटना को पूरे 7 साल बीत चुके हैं। अब मेरे भाई की शादी भी हो चुकी है और उनका एक छोटा सा बेटा भी है, पर अभी भी हम सब जब भी इस बात को याद करते हैं तो डर से हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी दोस्त की कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एक सच्ची हॉरर एक्सपीरियंस है। तो वेट फॉर माई न्यू वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।